हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन। ठीक है, जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रेपरेशंस बहुत ही स्पेशल होने वाली हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस लेके आऊँगी जैसे कि नॉर्सेट 5 में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आई नो नॉर्सेट 5 वॉज अ टफ एग्जाम, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो और आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो। इन वीडियोस का आप रोज़ देखें, ठीक है। मैं 12 बजे ये रोज़ वीडियो डालूंगी नॉर्सेट 5 के लिए। नॉर्सेट 5 का पेपर मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर के एंड में देखा जा सकता है, और इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि लास्ट ईयर का जो नॉर्सेट 4 का पेपर था उसकी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, तो सीट्स जो हैं वेकेंट रह गई हैं। सो अगर आप इन वीडियोस को देख के कुछ नॉलेज गेन करते हैं सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि रोज़ 12 बजे आप इन अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। और अगर कोई नॉर्सेट 5 वाला बच्चा मेरे से पीडीएफ लेके, गोल्डन पॉइंटर्स लेके, नोट्स लेके प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। वो सारे ऑल एंड ऑल विद नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको एमसीक्यूज़ के पीडीएफ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड गोल्डन की पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एम्स के रिलेटेड हैं। सारा मटेरियल आपको ऑल इन ऑल 299 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ दी जाएगी। सो आप उनको प्रिपरेशन कर सकते हो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो आप मेरे से वो सारा का सारा पैक नोट्स विद नोट्स जो होंगे वो सिंपल लैंग्वेज में होंगे, नोट्स आर इन अ सिंपल लैंग्वेज, पीडीएफ विद आंसर एंड रैशनल होंगे, और सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे, और की पॉइंट्स होंगे लास्ट ईयर के पेपर्स के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके की पॉइंट्स मैं आपको दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से, फर्स्ट वीडियो से नॉर्सेट 5 की। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? So the nurse is caring for a client who has a paraplegia as a result of spinal cord injury. तो एक क्लाइंट है, उसको पैराप्लेजिया हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। क्या है? विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट? तो कौन सा ऐसा रिहेबिलिटेशन प्लान है जो कि इस क्लाइंट के लिए इफेक्टिव रहेगा? सो पैराप्लेजिया इज अ पैरालिसिस ऑफ द लेग्स एंड लोअर बॉडी, ठीक है। टिपिकली किस वजह से होता है? जब स्पाइनल कॉर्ड का कोई इंजरी हुआ हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिसीज हुआ हो। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। Arrangement will be made by the clients and family members. The plan is formulated and implanted earlier in the client's care. The rehabilitation is minimal and short term because the client will return to the former activities. Arrangement will be made for long term care because the client is no longer capable of self care. क्या होता है कि जब भी हम किसी क्लाइंट का रिहेबिलिटेशन प्लान करते हैं, मैंने आपको, अगर मैंने पहले जब नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन कराई थी उसमें बताया था कि जब भी किसी क्लाइंट का हम रिहेबिलिटेशन प्लान करते हैं वो रिहेबिलिटेशन प्लानिंग हम तभी स्टार्ट कर देते हैं जब पेशेंट हमारे पास वार्ड में आ जाता है। जैसे ही पेशेंट वार्ड में अराइव करता है, रिहेबिलिटेशन हम प्लान करने लग जाते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ, रिहेबिलिटेशन की तरफ चले। ऐसा कौन सा प्लान है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? ऑप्शन 2 अगर आप पढ़ोगे, द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लांटेड अर्लियर इन द क्लाइंट्स केयर। अगर हम उस प्लान को अर्लियर ही क्लाइंट की केयर में इम्प्लांट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन प्लान रहेगा। क्योंकि अगर तुम सेकेंड थर्ड डे, जैसे आपके पास पेशेंट फर्स्ट डे पे आ गया, अगर तुम सेकेंड या फिर थर्ड डे पे रिहेबिलिटेशन प्लान करते हो तो लेट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही पेशेंट को उसकी तरफ, रिहेबिलिटेशन ले जाने की तरफ हम लेके जाते हैं। फैमिली एंड क्लाइंट खुद भी कभी अरेंजमेंट्स नहीं करते, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक नर्स का और डॉक्टर का पेशेंट को उसकी नॉर्मल प्रीवियस लाइफ की तरफ लेके जाना। रिहेबिलिटेशन इज मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म बिकॉज द क्लाइंट विल रिटर्न टू नो। ये शॉर्ट टर्म नहीं होती बिकॉज पेशेंट जो पैराप्लेजिया का है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, देयर इज अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होगी, बट ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट है वो अपनी सेल्फ केयर के लिए कैपेबल नहीं होगा। अगर उसका रिहेबिलिटेशन स्टार्टिंग से ही अच्छा प्लान हुआ होगा वो अपनी सेल्फ केयर की तरफ भी पहुंच जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन दैट द नर्स शुड कंसिडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिस्चार्ज प्लान फॉर द क्लाइंट? देखो कौन सा ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो कि रिहेबिलिटेशन में नर्स कंसिडर करेगी इम्पॉर्टेंट, जब वो किसी पेशेंट का
डिस्चार्ज प्लान बना रही है। सो बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमसे पूछा है डिस्चार्ज प्लान में देना है, ठीक है, और कंसिडर करेगी उसको। ऑप्शंस है रिहैबिलिटेशन नीड्स आर द बेस्ट मेट बाय द क्लाइंट फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिहैबिलिटेशन इज अ स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड फॉर मीटिंग clients need, immediate or potential rehabilitation needs and exhibited by client with the health problems, clients who are returning to their usual activities following hospitalization do not require rehabilitation। सो देखो अगर आप ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं, इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड्स आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो जब भी हम किसी का डिस्चार्ज प्लान करते हैं तो जो उसकी इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड्स होती हैं वो क्लाइंट की प्रॉब्लम से ही ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है और उसको तुम गैस्ट्रो वाली डिस्चार्ज प्लान कर दो। जो भी उसकी रिहेबिलिटेशन की इमीडिएट और पोटेंशियल नीड्स होती हैं, इट इज़ ऑल एग्जिबिटेड बाय द क्लाइंट विद हेल्थ प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या बोला है कि रिहेबिलिटेशन नीड्स आर मेट बाय नो फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज से नहीं बनती अनटिल एंड अनलेस जो स्टाफ नर्स है, जो फिजिशियन है, उसमें अपना पूरा पोटेंशियल नहीं डालते। एक स्पेशलिटी एरिया नहीं होता, एक कोई यूनिक मेथड नहीं है, इट्स अ टेक्निक जो कि हम जब पेशेंट को एडमिट करते हैं, वार्ड में आता है, तभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, क्लाइंट हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज़ फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन डज नॉट नो। पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हम पेशेंट को एक टेक्निक के बारे में नहीं बताएंगे सो लॉन्ग टर्म उसे वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। सो हमें रिहैबिलिटेशन को अच्छे से बताना होता है और उसी तरह बताना होता है जो कि क्लाइंट की प्रॉब्लमेटिक नीड्स होती हैं। नेक्स्ट है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हु यूज द कॉल बेल सिस्टम, विच लेवल ऑफ मार्शो हायरार्की ऑफ नीड्स डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। सो एक नर्स है, क्लाइंट को टीच कर रही है कि कैसे कॉल बेल सिस्टम यूज़ करते हैं। सो ये कौन से लेवल ऑफ मार्शो हायरार्की नीड्स में होता है जो कि नर्स एड्रेस कर रही है? सेफ्टी, सेल्फ एस्टीम, फिजियोलॉजिक एंड इंटरपर्सनल। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं नॉर्सेट में। सो जो है वो दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी इज अ कौन से नंबर पे आता है? सेफ्टी इज अ सेकेंड लेवल ऑफ नीड, जो कि है सेकेंड लेवल ऑफ नीड। फर्स्ट लेवल ऑफ नीड कौन सी होती है? हमारी एयर, वाटर, जो हमें बेसिक नीड्स जो होती है हमारी लाइफ की वो चाहिए होती है। तो मार्शो हायरार्की का अच्छे से एक बार देख लेना। So next question है, a 3-year-old with eczema of a face and arms has disregarded the nurse warning to stop scratching or else. The nurse finds the toddler scratching so intensely that the arms are bleeding. The nurse then ties the toddler's arms to the crib side saying, I am going to teach you one way or other. How should the nurse behavior be interrupted? सो देखो एक 3 साल का बच्चा है, उसको एंकामा है फेस पे और आर्म्स पे, तो नर्स ने उसको वार्निंग दी है डिसरिगार्ड कि तुम स्टॉप करो स्क्रैचिंग और एल्स, ठीक है। बट जो टॉडलर है, 3 साल का टॉडलर ही होता है 1 to 3 years तक, वो इंटेंसली अपने आप को स्क्रैच करता है जिससे उसकी आर्म्स पे ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो नर्स क्या करती है, उसकी दोनों बाजुओं को क्रिब की साइड्स पे बांध देती है और उसे बोलती है आई एम गोइंग टू टीच यू वन वे और अदर, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे और कैसे किया जाता है। सो ये जो बिहेवियर है नर्स का क्या इंटरप्रिटेट करता है? दीज एक्शंस आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एज असॉल्ट एंड बैटरी, द प्रॉब्लम्स वॉज रिजॉल्व्ड विद फॉरथॉट एंड अकाउंटेबिलिटी, स्किन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड द एक्शन टेकन वर बाय द reasonably produced the nurse. The nurse had tried to reason with the toddler and expected understand and cooperation. सो देखो सबसे पहली कॉपरेशन, सबसे पहले आपको यही समझ आ गया होगा कि पहली बात तो नर्स ने उसे फिजिकली टच किया है और फिजिकली टच किया है उसकी विदाउट परमिशन और उसे बांध भी दिया है विदाउट अ फिजिशियन परमिशन। दूसरा इसको बोलते हैं हम बैटरी, जब हम किसी की परमिशन के बिना उसे टच करते हैं और उसे हम डांटते हैं या फिर उसको हम इनअप्रोप्रिएट वे से टच करके रिस्ट्रेन करते हैं। दूसरा वो उसको धमका रही है कि आई एम गोइंग टू टीच यू वे और अदर, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। सो ये जो एक्शन है नर्स का वो क्या बता रहा है? इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड एज अ असॉल्ट एंड द बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो ध्यान से इसको पढ़ना।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड अब्यूज, व्हाट डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। तो जब एक नर्स एक पेरेंट्स के एक ग्रुप को समझा रही है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, तो वो असॉल्ट की क्या डेफिनेशन देगी। असॉल्ट इज़ अ ट्रीट टू डू बॉडीली हार्म टू अदर पर्सन, it is a legal wrong committed by one person against the property of other, it is a legal wrong committed against the public that is punishable by the state law, assault is an application of force to other person without lawful justification। so पहली बात होता है कि assault is a threat to do bodily harm to other person, so this is the definition of the assault। क्या करते हैं, bodily harm to the, थ्रेट करते हैं। थ्रेट मतलब उसको धमकाते हैं इशारों से, गेस्चर से, उसको हम टच नहीं करते, उसको थ्रेट करते हैं, ठीक है। थ्रेट मतलब धमकाना या फिर उससे बताना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा वो बोल रही थी नर्स। सो नेक्स्ट है, क्लाइंट हु हैज़ बीन टोल्ड शी नीड अ हिस्ट्रैक्टमी फॉर सर्वाइकल कैंसर इज अपसेट अबाउट बीइंग अनएबल टू हैव अ थर्ड चाइल्ड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो एक क्लाइंट है, उसकी हिस्ट्रैक्टमी होने वाली है, तो वो ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, तो वो अपसेट है कि वो अब अपना थर्ड चाइल्ड जो है वो नहीं कर सकती। तो नर्स का एक्शन क्या होगा, इवेल्युएट हर विलिंगनेस टू परस्यू अडॉप्शन, इनकरेज हर टू फोकस ऑन हर ओन रिकवरी, emphasize that she does have two child already, ensure that other treatment options will be there to explore। so nurse ये बोल सकती है कि आप अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज और भी चांसेस होते हैं कि हिस्ट्रैक्टमी हो गई है तो तुम अपना चाइल्ड थर्ड देख सकते हो, सो उसको हम कहेंगे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर। दूसरा, हम उसे विलिंगनेस टू परस्यू अडॉप्टेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इसीलिए वो परेशान है क्योंकि वो खुद नहीं कर पाएगी बेबी। दूसरा, इनकरेज हर्स टू फोकस नो, जब वो किसी चीज़ के लिए कंसर्न है तो हम उसको किसी को भी रूड होके ऐसे नहीं बोल सकते। दूसरा, एम्फसाइज ऑफ टू चाइल्ड्स, जब वो परेशान इसलिए है कि थर्ड चाइल्ड नहीं कर सकती, दो के लिए नहीं है, तो हम उसी के लिए उसको ऑप्शन देंगे। कॉन्टेक्स्ट पे जिस पे बात हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट पे रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, a nurse is caring for an older adult with the hearing loss secondary to aging, what can the nurse expect to identify when assessing this child? Clients select all that apply। तो एक नर्स है, केयर कर रही है ओल्डर अडल्ट की जिसका हेयरिंग लॉस है सेकेंडरी टू एजिंग, ठीक है, वो अपनी एजिंग की वजह से हेयरिंग लॉस हुआ है, तो ऐसा कौन सा एक्सेप्टेड आइडेंटिफाई करेगी, असेस करेगी क्लाइंट में, ऑल दैट अप्लाई। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब एज के हिसाब से किसी पर्सन का हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो क्या क्या देखने को मिलता है उस पर्सन में, ड्राई सर्कम, tears in the lymphatic tympanic membrane, difficulty hearing woman's voice, decrease of hair in the auditory canal, overgrowth of the epithelium auditory lining। so हमें क्या देखने मिलता है, पहली बात तो ड्राई सीरियमन, ठीक है, ड्राई सीरियमन देखने को मिलता है क्योंकि जो वैक्स होती है, सीरियमिन किसको बोलते हैं, जो ईयर की वैक्स होती है उसको, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है बिकॉज ऑफ जो ईयर के अंदर मॉइस्चर होता है अकॉर्डिंग टू एजिंग वो कम हो जाता है। दूसरा, हमें जो एजिंग के हिसाब से जो वुमेंस की हाई पिच वॉइस होती है वो सुनने को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। आप देखना वुमेंस की वॉइस जो होती है वो जो पर्सन है ओल्ड एज वो ज़्यादा नहीं सुन पाता इंस्टेड ऑफ मेल्स। सो टीयर्स इन द लिम्फेटिक मेम्ब्रेन इज़ अ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। डिक्रीज इन हेयर इन ऑडिटरी क्लास, नो, हेयर्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। देखना आप जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी ईयर्स में ना आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे बहुत लंबे लंबे, और ओवर ग्रोथ भी नहीं होती अकॉर्डिंग टू एजिंग ऑडिटरी लाइनिंग की। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए 93 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज in a nursing home has been eating less than food during meal times, what is a priority nursing intervention। तो एक 93 years old की client है जो कि nursing home में रह रही है, वो खाना कम खा रही है जितना उसे खाना चाहिए, तो what is a priority nursing intervention। तो nursing intervention priority में क्या रहेगी, substitute a supplementary drink for a meal, spoon feed the client until the food is completely eaten, allow the client a longer period of time to complete the meal, arrange a consultation for a placement of a gastrostomy ट्यूब। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर विद रैशनल की पॉइंट्स जो कि एम्स के पुराने पेपर्स हैं उसके सारे बनाए हुए
और आपको नोट्स जो कि है हर एक टॉपिक के सेल्फ मेड आपको 299 ओनली इन 299 मिल रहे हैं, जिससे आपकी सारे एम्स की तैयारी हो जाएगी, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। सो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं फॉर प्रॉपर प्रेपरेशन, ठीक है। नोट्स आप स्टार्ट करो पढ़ना, एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करो, की पॉइंट्स रोज पढ़ो, तो इससे आपको ईजिली प्रेपरेशन हो सकती है। आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। सो नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम उस पेशेंट को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दें ताकि वो कंप्लीट कर पाए मील। क्यों हम सब्सटीट्यूट सप्लीमेंट ड्रिंक उसको नहीं देंगे? बिकॉज हम मील को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते सप्लीमेंटल ड्रिंक के साथ। मील के टाइम मील ही देंगे, कुछ और नहीं देना, ठीक है। स्पून फीड नहीं करेंगे, इससे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लूज होगा। ऐसे तो आप स्पून फीड हर टाइम करते रहोगे, वो खुद तो खाएगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब नहीं डालनी, बिकॉज इस एज में थोड़ा सा होता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली फूड नहीं खाता, ठीक है। सो हम उसको अलाउ करेंगे जितना टाइम वो लेना चाहे खाए, अपना आराम से मील कंप्लीट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 years old client who has a hypertension is being treated with furosemide Lasix. Considering the client's age, what should the nurse teach the clients to do? एक 78 years old client है, उसको hypertension है, उसको furosemide चल रही है Lasix, तो considering the client's age क्या टीच करेगी हम नर्स एक क्लाइंट को? लिमिट फ्लूइड एट बेड टाइम, चेंज पोजिशन स्लोली, टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स एट नाइट, असेस द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली। सो अगर कोई पेशेंट लेसिक्स ले रहा है तो क्या कहेंगे कि चेंज द पोजीशन स्लोली। देखो फ्लूइड लिमिट्स एट बेड टाइम हम नहीं बोलते, बिकॉज क्योंकि जो फ्लूइड है ऑलरेडी लेसिक्स चल रहा है, एक मेंटेन लेवल पे करना होता है। बेड टाइम फ्लूइड वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट लगानी है कि तुमने बेड टाइम सोना है तो लेना ही नहीं है। टेक द मेडिकेशंस बिटवीन मील एट नाइट, नो, नाइट के टाइम पे लेसिक्स नहीं लेंगे, नहीं तो वो पूरी रात ही वॉशरूम जाते रहेंगे। सेज द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली, नो, ऐसा कुछ नहीं होता, लेसिक्स में ब्रेकडाउन ऑफ द स्किन नहीं होती। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, हम रोज़ करेंगे 12 बजे ऐसे ही क्वेश्चंस, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है इसलिए थोड़े ही करवाए जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। एक एक चैप्टर से चलेंगे, एक एक टॉपिक से चलेंगे, एमसीक्यू कराना सितंबर तक, अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं, इजीली करेंगे। उसके बाद नोट्स और पीडीएफ एंड की पॉइंट्स ऑफ लास्ट ईयर एम्स एग्जाम्स अगर आपको मेरे से बाय करने हैं तो आप मेरे से कमेंट कर पे आके मेरे से बाय कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 299 में, और नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उनको रोज़ पढ़ सकते हो, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सो नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट। बाय।